कक्षा 12 के प्यारे बच्चों, आज हम गणित में निश्चित समाकलन, जिसे अंग्रेजी में डेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं, का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि निश्चित समाकल है क्या। जब किसी फलन का समाकल किन्हीं दो निश्चित सीमाओं के लिए ज्ञात किया जाता है तो उसे निश्चित समाकल कहते हैं। जैसे यदि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स दिस इक्वल टू एफ एक्स, हमारा फलन एफ एक्स है, इसका इंटीग्रेशन, इसका समाकलन जो हमें प्राप्त हो रहा है वो एफ एक्स प्राप्त होता है। इसका जो है एफ एक्स डी एक्स, ये इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू हमें एफ एक्स प्राप्त होती है। और इसमें सीमा लगी है। इंटीग्रेशन के ऊपर आप देख रहे हैं नीचे ए लिखा है और इंटीग्रेशन के ऊपर बी लिखा है। जो नीचे ए लिखा है इसे लोअर लिमिट कहते हैं। ये क्या है? निम्न सीमा। निम्न सीमा अंग्रेजी में कहते हैं लोअर लिमिट। और ऊपर भी जो लिखा है इसे कहते हैं उच्च सीमा। इसे कहते हैं अपर लिमिट। तो हमारा एक अंतराल बना ए बी। ये हमारा ए बी एक अंतराल बना। ए है लोअर और बी है अपर। ए निम्न है और बी उच्च है। इन दोनों के बीच में जो समाकल का हमें मान प्राप्त होता है, समाकलन करने के बाद जो है प्राप्त होता है मान, वही हमारा निश्चित समाकलन होता है। जब किसी फलन का समाकल किन्हीं दो निश्चित सीमाओं के लिए ज्ञात किया जाता है तो उसे निश्चित समाकलन कहते हैं। यदि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स क्या है? ये इसका समाकल है जो हमें जो समाकलन करने के बाद जो प्राप्त हुआ। तो कहता है इंटीग्रेशन ऑफ लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी एफ एक्स, ये फलन है, डी एक्स बराबर एफ एक्स और ब्रैकेट बंद ए टू बी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए। अब इसमें कुछ विशेष बातें हैं कि इसके पहले हमने जो पढ़ा था इनडेफिनिट इंटीग्रल्स पढ़े थे, वो अनिश्चित समाकलन थे। अनिश्चित समाकलन में हमने देखा था, आप लोगों ने भी देखा होगा, कि उसमें एक अचर पद सी जोड़ दिया जाता था। एक अचर पद सी जोड़ दिया जाता था जिसे समाकलन अचर कहते थे। उसको हम समाकलन अचर कहते थे। तो इसमें सी नहीं होगा। निश्चित समाकलन के मान पर समाकलन अचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नंबर 2, निश्चित समाकलन पूर्णतया अद्वितीय होता है, जिसे यूनिक कहते हैं। ये इसकी दो विशेषताएं हैं कि जो निश्चित समाकलन का मान निकलेगा वही मान होगा, ना तो कम होगा और ना ही ज़्यादा होगा, वो निश्चित होगा। इसे यूनिक कहते हैं, अद्वितीय कहते हैं। और जो अनिश्चित समाकलन हमने इंडेफिनिट इंटीग्रल पढ़े थे उसमें सी जोड़ते थे, कभी हम 2 से गुणा करते थे, भाग करते थे, log C1 लिखते थे, उसमें C1 लिखते थे, C1 के बाद और कोई राशि उसमें जोड़ देते थे जो अचर होती थी, उसको फिर C लिख देते थे। ये इसमें नहीं होगा। इसमें जो भी होगा निश्चित होगा। तो ये हमारी इसकी परिभाषा है। और इस निश्चित समाकलन का प्रयोग हम आगे करेंगे क्षेत्रफल निकालने में, आयतन को प्राप्त करने में। जो हमारा वक्र होता है इसको ग्राफ खींच करके हम आपको बताएंगे इसका प्रयोग क्यों होता है। आज इतना ही बताएंगे। फिर इसके बाद एक और है आपके यहाँ जो योगशील प्रमेय का प्रयोग किया गया है, उसमें इनको हम और विधिवत समझाएंगे।
तो आज हम इसका एक उदाहरण लेकर के सवाल को हल करके आपको दिखा रहे हैं कि निश्चित समाकलन का कैसे होता है प्रयोग। ये उदाहरण हमने एक ले लिया कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पे लोअर लिमिट है 2 और अपर लिमिट है 3। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट ना हो तो इसे आपने हल किया था, आपको हल करना आता है। इसका हल होता था, यह है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर n, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर n डी एक्स, दिस इक्वल टू एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस सी हो जाता था। लेकिन चूंकि यहाँ पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगी हुई है, इसलिए हम सी का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हो जाएगा हमारा एक्स की घात 2 में 1 जुड़ जाएगा 3 हो जाएगा बटे 3 हो जाएगा, और लोअर लिमिट जो है यहाँ पे लिख दी जाएगी और अपर लिमिट हमारी ये यहाँ पे लिख दी जाएगी। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, ये देखिए एफ एक्स, लोअर लिमिट नीचे ए लिखी और बी लिखी, दिस इक्वल टू एफ बी। पहले अपर लिमिट लिखेंगे, तो ये हमारा एफ बी है, इतना हमारा क्या है एफ बी। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स के स्थान पे लिखेंगे 3, तो हो जाएगा 3 की घात 3 बटे 2 माइनस, अब लोअर लिमिट लिखेंगे यहाँ पे 2 की पावर 3 अपॉन 3 हो जाएगा, ये 3 था। अब इसे लिखेंगे, एक घात घट जाएगा तो 3 की घात 2 बचेगा, 3 3 को 9 हो जाएगा, और ये 2 दूनी 4 दूनी 8 बटे 3 हो जाएगा, और इसमें एलसीएम हमारा 3 हो जाएगा, तो जाएगा 3 9 27 माइनस 8, ये हो जाएगा 27 में 8 गया 19 बटे 3। अतः जो हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 3, दिस इक्वल टू 19/3, ये हमारी वैल्यू प्राप्त हुई। तो एक ये राशि प्राप्त हुई 19/3। ये यूनिक है, अद्वितीय है, इसका मान परिवर्तित नहीं होगा, एक निश्चित राशि है। इसीलिए कहा गया है कि निश्चित समाकलन पूर्णतया अद्वितीय होता है। और दूसरी बात, इसमें देखिए अचर पद नहीं है, निश्चित समाकलन के मान पर समाकलन अचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इन दो बातों को हम ध्यान रखेंगे। तो इसी प्रकार आपको सवाल हल करने हैं। जितने भी आपके प्रश्न हैं उनको आप यह मान करके हल करें कि इसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट मान लीजिए नहीं है। जिस प्रकार आपने पीछे कई विधियां पढ़ी हैं, किसी भी विधि से उसका हम समाकलन निकालेंगे और समाकलन निकालने के बाद ये सीमाएं उसमें रखेंगे, निम्न सीमाएं और उच्च सीमाएं का प्रयोग इसी प्रकार करेंगे और एक अद्वितीय मान प्राप्त कर लेंगे। सवाल के जो हल हैं वो पीछे की तरीके ही हैं, जितने आपने तरीके पढ़े हैं उसमें जो भी तरीका आपका प्रयुक्त होता हो उसका प्रयोग करके उसे आप हल कर लीजिए, और हल करने के बाद अंतिम रूप में आप जो उसकी सीमाएं रख दीजिए। तो इस प्रकार आपकी प्रश्नावली आज शुरू हो गई। आप प्रश्नावली को करिए, इसके बाद फिर आगे बताया जाएगा।